हेलो दोस्तों, मैं सुजीत चंद्रा आदित्य आईएएस अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, उसका अध्ययन करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड की बात जब करते हैं तो सबसे पहले समझना ये होगा कि ब्रह्मांड है क्या। तो कह सकते हैं कि ब्रह्मांड के विषय में जो हम लोग चर्चा जो कर रहे हैं तो कह सकते हैं कि पृथ्वी, अंतरिक्ष तथा उसमें उपस्थित अन्य आकाशीय पिंड, चाहे वह गैलेक्सी हो, चाहे वह तारे हो या अन्य दूसरे एस्टेरॉयड हो, क्षुद्रग्रह हो, सभी को समग्र रूप से क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड के विषय में जो है प्राचीन काल से ही लोगों ने काफ़ी अपनी भूमिकाएं निभाई हैं और जिसका ही परिणाम है कि आज हम लोग ब्रह्मांड के विषय में इतना ज़्यादा जान पाए हैं। तो उनमें सबसे पहला जो नाम आता है टॉलमी का। टॉलमी उसने एक सिद्धांत दिया जिसका नाम था भू केंद्रित सिद्धांत। इस सिद्धांत में ये कहा गया था कि जो हमारी सूर्य है, हमारे जो पृथ्वी है, वह क्या है? केंद्र में है और सभी ग्रह जो है, सूर्य सहित सभी ग्रह जो है वह पृथ्वी के चारों ओर घूर्णन करती है। तो इसी सिद्धांत को कहा गया कि ये कह सकते हैं पृथ्वी केंद्रित सिद्धांत है। लेकिन इसमें जो है आगे चलकर सुधार हुआ। एक कॉपरनिकस आए जिन्होंने जो है ये कहा कि नहीं, जो हमारी अर्थ जो है सौरमंडल के केंद्र में नहीं है, बल्कि सूर्य जो है वो सौरमंडल के केंद्र में है और अन्य जो ग्रह है उसके चारों ओर चक्कर लगाती हैं। कॉपरनिकस को आधुनिक खगोल विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। उसके बाद केपलर आए जिन्होंने ग्रह की गति के नियम दिया और उससे हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कुछ जान पाया। उसके बाद देखते हैं गैलीलियो का। तो गैलीलियो ने भी इस विषय में अपना काफ़ी बड़ा योगदान दिया। उन्होंने जो क्या किया कि एक दूरबीन की खोज की और दूरबीन के माध्यम से और भी चीज़ों को जानने में हमें काफ़ी मदद मिली। तो उसी का एक परिणाम था कि उन्होंने जो शनि ग्रह है उसके चारों ओर जो वलय हैं उसके विषय में उन्होंने बताया। उन्हीं के द्वारा यह बताया गया था कि सूर्य जो है वह उसमें सन स्पॉट जो अब देखते हैं, आगे हम लोग स्टडी करेंगे, तो सन स्पॉट के बारे में बताया कि सूर्य में काले धब्बे हैं। उसके साथ साथ अन हब्बल भी एक बहुत बड़े खगोलवेत्ता थे। उन्होंने कहा कि हमारा ब्रह्मांड जो है उसका विस्तार हो रहा है। ठीक है, वो रुका हुआ नहीं बल्कि विस्तार हो रहा है। अब ब्रह्मांड के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली। तो अब ब्रह्मांड है क्या, ये कैसे बना, क्या बना, इसके बारे में जानते हैं। तो इसकी एक थियरी है ब्रह्मांड के निर्माण में। सबसे बड़ा और सबसे कह सकते हैं कि सबसे ऑथेंटिक वो है बिग बैंग थियरी। इसके अकॉर्डिंग कहा जाता है कि शुरू में जितने भी ब्रह्मांड में जो मास थे, जितने भी जो चीज़ें थी, वह एक सेंटर में था, एक बॉल के समान जो था। सभी मास एक जगह पे एकत्रित थे और उसको कहा गया सिंगुलैरिटी। जितने भी मास थे उसको क्या कहा गया? सिंगुलैरिटी। और धीरे धीरे क्या हुआ कि उस बॉल के समान, जो टीनी बॉल के समान था, धीरे धीरे जो मास बढ़ने लगा ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, उसके कारण क्या हुआ कि उसमें एकाएक एक्सप्लोजन हुआ, विस्फोट हुआ। और उसी विस्फोट के जो मलबे हुए उसी से हम लोग देखते हैं गैलेक्सी, स्टार और फिर बाद में बहुत सारे ग्रहों और अन्य आकाशीय पिंडों का निर्माण हुआ। तो इस बिग बैंग थियरी के जो प्रतिपादक थे उनका नाम था जॉर्ज लेमेंथेयर, बेल्जियम के थे। बिग बैंग की जो विस्तृत व्याख्या की गई वह रॉबर्ट वेगनर द्वारा। ठीक है, प्रतिपादन किसने किया था? जॉर्ज लेमेंथेयर। और विस्तृत व्याख्या की बात जब की जाएगी तो वह रॉबर्ट वेगनर। सिंगुलैरिटी समझ गए क्या था, उसमें किस तरह से विस्फोट हुआ। अब हम लोग जानते हैं कि मंदाकिनी क्या है, गैलेक्सी क्या है। तो गैलेक्सी दोस्तों है बहुत सारे तारों का एक समूह है। ठीक है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स से जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे से, और उसी झुंड को, तारे के झुंड को कहते हैं क्या? आकाशगंगा या मंदाकिनी या फिर गैलेक्सी। एक गैलेक्सी में बहुत सारे तारे होते हैं और लगभग पूरा गैलेक्सी की बात की जाए तो उसमें 98% स्टार्स यानी कि तारे होते हैं। 2% जो है धूल कण आदि होते हैं। अगर उसकी संरचना की बात की जाए तो आकाशीय पिंड जो है कुछ सर्पिलाकार होता है
कुछ दीर्घवृत्तीय कक्षा में ये करती है और कुछ अनियमित आकार की होती है। तो लगभग 80% जो है वह गैलेक्सी वह सर्पिलाकार अवस्था में है और 17% जो है वह दीर्घवृत्तीय कक्षा में है और लगभग 3% गैलेक्सी जो है वो अनियमित रूप से है। ठीक है, अब हमारी गैलेक्सी निश्चित रूप से हमारी गैलेक्सी, हम जिस गैलेक्सी में हमारा सौरमंडल है उसका नाम है दुग्ध मेखला या मिल्की वे। ये फैक्ट निकल के आया। एक और चीज़ एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हमारे आकाशगंगा, हमारी जो आकाशगंगा है उसका निकटतम गैलेक्सी कौन है, तो उसका निकटतम गैलेक्सी आप देखेंगे एंड्रोमेडा। यहाँ तक हम लोगों ने स्टडी किया। उसके बाद देखेंगे तारे। ठीक है, तारे क्या हैं, कैसे उसका निर्माण हुआ और कैसे उनकी जो है उनका अंत होता है, इस विषय में हम लोग जानेंगे। तो तारे क्या है, क्या तारे जो होते हैं हाइड्रोजन और हीलियम जो गैस है उसके संघनन से बनते हैं। जब धीरे धीरे संघनित होकर वह विशाल रूप धारण कर लेता है तो उसमें उसके आंतरिक भाग में ताप और दाब दोनों बढ़ने लगता है और यही ताप और दाब बढ़ने के कारण क्या होता है, उसमें नाभिकीय संलयन शुरू हो जाता है और वही नाभिकीय संलयन का परिणाम है कि हाइड्रोजन जो है वह हीलियम में बदलने लगता है। हाइड्रोजन हीलियम के नाभिक में बदलने लगता है और धीरे धीरे इसी बदलने की क्रिया में काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा मिलती है और जो हमारा सूरज है यानी सन है उसमें भी ऊर्जा किससे मिलती है, नाभिकीय संलयन से। अब हम लोग देखते हैं इसका अंत कैसे होता है। तो जब हाइड्रोजन धीरे धीरे जो है रासायनिक अभिक्रिया नाभिकीय संलयन अभिक्रिया से हाइड्रोजन का जब खत्म होता है, हाइड्रोजन खत्म हो जाता है और हीलियम में बदल जाता है तो वह रक्त दानव के रूप में वो स्टार बन जाता है, रक्त दानव के रूप में, जिसको कि रेड जायंट भी बोलते हैं। अब देखते हैं रक्त दानव बनने के बाद स्टार की दो स्थितियां होती है। क्या दोस्तों, दो स्थितियां होती है। पहली, अगर वह स्टार सूर्य के द्रव्यमान के बराबर हो, अगर कोई स्टार सूर्य के द्रव्यमान के बराबर हो तो उनका अंत दूसरे तरह से होता है और अगर कोई वैसा जो स्टार है, तारा है, जो सूर्य के द्रव्यमान से अधिक हो तो उसका अंत दूसरे फॉर्म में होता है। तो अब देखेंगे कि सूर्य के समान आकार का अगर हो तो उसका अंत कैसे होता है। तो रक्त दानव बनने के बाद क्या होता है कि वह जो अगर हमारा सूर्य के समान कोई तारा है तो वह श्वेत वामन तारे में बदल जाते हैं धीरे धीरे और फिर वही जो है श्वेत वामन तारे कृष्ण वामन तारे यानी कि ब्लैक ड्वार्फ स्टार में कन्वर्ट हो जाते हैं और धीरे धीरे क्या होता है, ये पूरे ब्रह्मांड में विलुप्त हो जाता है। अब दूसरी स्थिति देखते हैं, अगर सूर्य का द्रव्यमान जो है हमारे सूर्य के द्रव्यमान से काफ़ी अधिक हो, वैसे स्टार जिसका द्रव्यमान जो है हमारे सूर्य से काफ़ी अधिक हो, तो उसमें स्थिति क्या होती है कि जब हाइड्रोजन हीलियम में बदलकर वो लगभग हाइड्रोजन खत्म हो जाता है तो वह फूलने लगता है, अपना आकार को एक्सपेंड कर लेता है और वही एक्सपेंशन के क्रम में क्या होता है, उसमें विस्फोट हो जाता है और उसी विस्फोट को क्या कहते हैं हम लोग, सुपरनोवा विस्फोट। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, विस्फोट के क्रम में कुछ जो उसके पदार्थ होते हैं वो बाहर पूरे ब्रह्मांड में फैल जाते हैं, लेकिन कुछ उसका केंद्रीय भाग ऐसा होता है जो कि न्यूट्रॉन तारा में बदल जाता है, क्योंकि केंद्रीय भाग में काफ़ी सिकुड़ने लगता है। उसके पीछे का कारण है कि जो ताप और दाब जो है काफ़ी बढ़ने लगता है और धीरे धीरे क्या होता है, जब दाब और ताप में वृद्धि होती है उस तारे में तो वह ब्लैक होल का रूप ले लेता है, जिसको कि हम लोग कृष्ण छिद्र भी कहते हैं। तो ये हम लोगों ने जाना कैसे उसका कोई स्टार कैसे बनता है और कैसे उसका अंत होता है। अब हम लोग अपने सूरज के बारे में जानेंगे, सूर्य के बारे में। तो हमारे सोलर सिस्टम के केंद्र में सूर्य है, जिसके चारों ओर जो है जो ग्रह परिक्रमा करती है। अब इसकी संरचना के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले कोर, सूर्य जो हमारा है उसके कोर के विषय में। कोर क्या है, कोर को क्रोड भी कहते हैं, जो कि उसके एकदम सेंटर में है। उसकी जो तापमान है 1.5 करोड़
डिग्री सेल्सियस, लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस उसका क्या है, तापमान है। यह जो कोर है सूर्य का वो द्रव या प्लाज्मा अवस्था में होता है, द्रव या प्लाज्मा अवस्था में। उसके बाद हम लोग देखेंगे ये पहला सर्किल जो देख रहे हैं इसको, यानी कि ये सूर्य का जो है सतह है, सूर्य के सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है और इसको हम लोग प्रकाश मंडल भी कहते हैं, फोटोस्फीयर। अब हम बात करते हैं उसका दूसरा सर्किल का। ये जो प्रकाश मंडल है यानी सूर्य का सतह है उसके लगभग 2000 से 3000 किलोमीटर का ऊंचाई का जो क्षेत्र है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसका नाम दिया गया है आपको बर्न मंडल। इसका नाम है बर्न मंडल, जिसको कि क्रोमोस्फेयर भी कहते हैं। इसका जो तापमान काफ़ी ज़्यादा होता है, लगभग 32,400 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद ये इस तरह से आप जो देख रहे हैं रेड कलर का ऐसे किया हुआ है, सबसे बाह्य क्षेत्र, उसको हम लोग किरीट या फिर कोरोना कहते हैं। इसका जो तापमान है कोरोना का लगभग 22 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। कोरोना का तापमान कितना होता है दोस्तों, 22 लाख डिग्री सेल्सियस। इसके विषय में और भी जानते हैं। इसके सूर्य में जो है एक और इसकी विशेषता सन स्पॉट का पाया जाना। सन स्पॉट क्या होता है कि लगभग ये सन स्पॉट की जो एक चक्र जो है लगभग 22 वर्षों में पूरा होता है, यानी कि सन में कहीं कहीं काले धब्बे जैसे नज़र आते हैं, जो 11 साल लगातार बढ़ते जाता है और फिर 11 साल क्या होता है, घटते चला जाता है, तो उसको हम लोग सन स्पॉट कहते हैं। इसकी क्या विशेषता है, जब सन स्पॉट काफ़ी ज़्यादा दिखता है तो उससे क्या कहते हैं कि एक्स किरणें निकलती हैं, सन स्पॉट से एक्स किरणें। सूर्य ग्रहण के समय ये दिखता है कोरोना, जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लग जाता है तो पूरा ये एरिया जो है ढक जाता है, इस सिर्फ कोरोना ही दिखता है और इसी से हम लोग लाइट प्राप्त करते हैं उस समय। अब हम लोग देखते हैं जब कोरोना काफ़ी ज़्यादा दिखता है, जिसको कि किरीट भी बोला जाता है, तो उस समय हमारे जो पृथ्वी पर मैग्नेटिक स्टॉर्म काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जिसके कि हमारे रेडियो का जो सिग्नल है या फिर टीवी का वो डिस्टर्ब होता है। अब देखते हैं सन स्पॉट जो है, सन स्पॉट का जो सबसे ज़्यादा काला भाग है, जो सबसे ज़्यादा काला भाग दिखता है उसको हम लोग कहते हैं अम्ब्रा। देखिएगा अम्ब्रा। और अपेक्षाकृत उस काले भाग के आसपास का एरिया अपेक्षाकृत कम काला होता है, जिसको हम लोग कहते हैं पेनुम्ब्रा। पेनुम्ब्रा। अब देखते हैं सूर्य जो है अपने, हम लोग जानते हैं कि सूर्य जिस मिल्की वे में है या सूर्य जिस मिल्की वे में है वह जो है मिल्की वे के चारों ओर क्या करता है, वह परिक्रमा करते रहती है। और एक परिक्रमा जो है हमारी जो गैलेक्सी है दूध मेघला मिल्की वे, उसके चारों ओर इसको सूर्य को परिक्रमा करने में 25 करोड़ वर्ष लगता है और इसी को हम लोग ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। इसकी आयु की बात की जाए तो लगभग वहीं 5 करोड़ के आसपास है, 5 करोड़ माना गया है। लेकिन अन्य तारे जो होते हैं उसकी जो उम्र निर्धारित की गई है वह लगभग कह सकते हैं कि 10 अरब वर्ष। जो हमारा सूर्य है, ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा उसमें सुधार कीजिएगा, हमारा सूर्य है उसकी जो उम्र निर्धारित की गई है वह 5 अरब वर्ष, और अन्य दूसरे स्टार है उसका उम्र काफ़ी ज़्यादा होता है, लगभग 10 अरब वर्ष के आसपास। उसके बाद देखते हैं कि हमारा सूर्य है, सूर्य से निकटतम जो तारा है, सूर्य के सबसे निकटतम जो तारा है उसको हम लोग प्रॉक्सिमा सेंचुरी कहते हैं, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अब इस विषय में अब सूर्य की रासायनिक बनावट की बात करते हैं तो इसमें लगभग हाइड्रोजन 71% है हमारे सूर्य में हाइड्रोजन। हीलियम की बात करते हैं तो 26.5% है और अन्य गैसें जो है वह 2.5% है। इसको हम लोग देखते हैं। एक और थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है जो हमारे एग्ज़ाम में हमेशा पूछ लिए जाते हैं, वह क्या है, अरोरा बोरियोलिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस। अरोरा बोरियोलिस क्या होता है, अरोरा बोरियोलिस सूर्य के कोरोना से यानी किरीट से
कुछ प्रोटॉन्स की धारा निकलती है, जो कि हमारे पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को क्या करता है, वह जब ये प्रोटॉन्स की धारा जब प्रभावित होती है तो यहाँ पे काफ़ी सुंदर एकदम कह सकते हैं कि सुनहरा लाइट दिखता है, चमकीला, चमकने लगता है। और उसी को हम लोग कहते हैं, जब ये घटना उत्तरी ध्रुव में हो तो अरोरा बोरियोलिस कहते हैं, और दक्षिणी ध्रुव में हो तो अरोरा ऑस्ट्रेलिस। अब कभी कभी लोग कंफ्यूज भी कर जाते हैं कि उत्तर में अरोरा बोरियोलिस है कि दक्षिण में। तो इसको याद रखने का सबसे अच्छा जो मेथड है उसको ये कह सकते हैं कि हम लोग जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया इक्वेटर यानी कि हमारी जो विषुवत रेखा है उसके नीचे में पड़ती है, यानी दक्षिणी ध्रुव में है। तो इसी कारण जो है ऑस्ट्रेलिया ये दक्षिणी ध्रुव में इस तरह की घटना होती है, तो अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। तो इसकी एक सामान्य चीज़ के बारे में जाने। अब हम लोग देखते हैं चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा दोस्तों हमारा जो पृथ्वी है उसका एक ही उपग्रह है जिसका नाम क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा से भी बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि जानना काफ़ी ज़रूरी है। सबसे पहला, चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों चंद्रमा के अध्ययन को हम लोग जानते हैं कि सेलेनोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेलेनोलॉजी। इसकी घूर्णन, चंद्रमा की घूर्णन और परिक्रमण जो अवधि है लगभग सेम ही है, 27 दिन और 8 घंटे। यही कारण है कि चंद्रमा के हम लोग एक ही पार्ट को देख पाते हैं। लगभग 57% जो है उसका एरिया हम लोग देख पाते हैं, क्योंकि लगभग एक ही दिशा में सूर्य के चारों ओर जब जो हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर जब घूमती है तो वो डायरेक्शन नहीं बदलती है, और उसी तरह से परिक्रमा भी करती है और घूर्णन भी उसी तरह से, इसलिए जो है उसका हम एक ही पार्ट को देख पाते हैं। एक और इससे क्वेश्चन निकल के आता है, इसमें एक पेरिजी या फिर सुपर मून है, उससे वह तब होता है जब चंद्रमा जो है पृथ्वी के काफ़ी निकट जब आ जाता है, तो उस घटना को हम लोग पेरिजी या सुपर मून कहते हैं। थोड़ा सा उसमें सुधार कर लीजिएगा। तो पेरिजी की घटना को क्या कहते हैं? ये कब होता है? जब पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक आ जाता है चंद्रमा। उस समय जो है पृथ्वी से देखेंगे तो लगभग चंद्रमा 14% जो है ज़्यादा बड़ा दिखता है, और चमक की बात करते हैं तो लगभग 30% उसकी चमक बढ़ जाती है। ब्लू मून एक होता है ब्लू मून। ब्लू मून की घटना क्या होती है? ब्लू मून की घटना तब होती है जब एक ही माह में 2 चंद्र ग्रहण हो, तो दूसरे चंद्र ग्रहण को क्या कहेंगे? ब्लू मून। ब्लू मून और सुपर मून को समझे। अब इसका चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है? तो चंद्रमा के द्रव्यमान की बात करें तो यह जो है पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 है। हमेशा क्वेश्चन में आते रहते हैं। उसके बाद चंद्रमा का पलायन वेग। पलायन वेग दोस्तों क्या होता है? पलायन वेग ये होता है कि जब किसी ग्रह के सतह पर किस स्पीड से हम कोई वस्तु को फेंके कि वह फिर से उसी सतह पे लौटकर नहीं आए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पलायन वेग। तो चंद्रमा का पलायन वेग कितना है? 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। पृथ्वी का पलायन वेग क्या है? पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 11.2 किलोमीटर फेंकने की आप क्षमता रखते हैं, तो फिर से वो जो है वस्तु पृथ्वी की सतह पे नहीं आएगी। ये सामान्य सा परिचय है। अब हम सौरमंडल की उत्पत्ति के विषय में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे ताकि हम लोगों को कुछ आइडिया हो जाए। सौरमंडल की उत्पत्ति के संबंध में बहुत सारी जो है परिकल्पनाएं विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया है, जिसको मोटे तौर पर हम लोग 3 भागों में बांट लेते हैं। पहला क्या है? पहला एक तारक परिकल्पना। इस परिकल्पना के माध्यम से ये बताया गया कि हमारा जो सौरमंडल का निर्माण हुआ है वह क्या हुआ है? एक ही स्टार यानी एक ही सूर्य से हुआ है। इनका मानना था कि जो हमारा जो बहुत सारे जो ग्रह बने हैं, जो सोलर सिस्टम के ये जो 8 ग्रह हैं, उसका एक ही बहुत बड़ा एक सूर्य था, और इसमें जो क्या हुआ, जो कि गैस और धूलकण ये सब का गैस का बना हुआ था,
और उसमें हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब एक्सेट्रा थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि ये बड़ा होता चला गया। आकर्षण शक्ति के कारण आसपास के जो कण थे, गैसेस थे, अपने में समाहित करने लगा। जब ये आकार इसका बढ़ गया तो इसमें से कुछ जो है पदार्थ बाहर निकले और यहीं इसके चारों ओर जो है घूमने लगे। इसी सिद्धांत को हम लोग कहते हैं एक तारक सिद्धांत, यानी एक ही तारा से हमारा सौरमंडल का निर्माण हुआ। कुछ लोगों का मानना है, कुछ ऐसे भी वैज्ञानिक हैं जिनका मानना है कि नहीं, हमारा जो सौरमंडल है वह एक तारा से नहीं बल्कि दो तारों के आपस में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसका निर्माण हुआ। इसको हम लोग कहते हैं द्वैतारिक परिकल्पना। इसको जो मानने वाले जो हैं कुछ ऐसे वैज्ञानिक, जिसमें चैम्बरलिन, दूसरा जेम्स जीन और तीसरा रसेल। चैम्बरलिन का मानना था द्वैतारिक परिकल्पना में ये तीनों का लगभग एक ही है, कुछ सुधार के साथ साथ किया गया था। उनका मानना था कि हमारा जो सौरमंडल है वह पहला एक सूर्य था, ठीक है, और ये सूर्य था जो हमारा अभी है सूर्य, और इसके बगल से एक बहुत बड़ा जो है तारा गुजरा, और इस तारा के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इससे जो लिक्विड अवस्था में हमारा सूर्य शुरुआती दौर में था, तो इससे बहुत सारे सिगार के रूप में कुछ मटेरियल इससे निकले। और जब ये तारा काफ़ी दूर चला गया, क्योंकि वो दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिभ्रमण कर रहा था, तो क्या हुआ कि ये इससे कुछ नेबुला, ये सिगार के रूप में निकले कुछ मटेरियल, और यही बाद में ये तारा जब आगे चला गया तो ये फिर सूर्य की तरफ नहीं लौट पाया, और यहीं चारों ओर जो है सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण करने लगे। तो ये सिद्धांत के द्वारा देखते हैं। अब एक तारक परिकल्पना में जो है क्वांट थे, लाप्लेस की निहारिका परिकल्पना यानी नेबुलर हाइपोथेसिस, क्वांट की गैसियस हाइपोथेसिस, ये सब था। क्वांट की ही जो सिद्धांत थी उसी में थोड़ा सा ये लाप्लेस ने सुधार करके थोड़ा सा विस्तृत उसकी व्याख्या की। सौरमंडल की उत्पत्ति के संबंध में जो तीसरी परिकल्पना है उसको हम लोग कहते हैं गैस या धूल के बादल आधारित परिकल्पना। इसमें ये माना गया है कि जब हमारा जो सूर्य था वह हमारी आकाशगंगा के करीब से गुजरा, तो उसने हमारी आकाशगंगा से बहुत सारे धूल कण ये सब को अपनी ओर आकर्षित कर लिया, और वही धूल कण धीरे धीरे उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स काफ़ी ज़्यादा धूल कण समाहित हो गए, तो उसमें धीरे धीरे क्या हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ा, और इसी के कारण अपने आसपास के भी जो पार्टिकल्स थे उसको अपनी ओर समाहित कर लिया। ये इसकी काफ़ी व्याख्या को मान्यता भी मिल गई है, क्योंकि इसके पीछे का जो रीज़न है, इन्होंने बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स बताए हैं जो कि अभी वर्तमान में वैलिड भी, और या फिर जब हम ग्रहों के ये सब देखेंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा हम लोग को समझ में आ जाएगा। इनकी जो परिकल्पना है ऑटो श्मिड की अंतरतारक परिकल्पना, उनका मानना था कि जो गैस धूल से ये सब जो हमारे बने जो ग्रह, उसमें जो सूर्य के काफ़ी नज़दीक थे वह ठोस अवस्था में स्थापित हो गए, क्योंकि सूर्य का जो टेम्परेचर और जो प्रेशर था इसके कारण वह अपना आकार ठोस अवस्था में कर लिए। और दूसरा जो बाह्य ग्रह है, जिसको हम लोगों ने बृहस्पतीय ग्रह या फिर बाह्य ग्रह या फिर जोवियन प्लेनेट जो कहते हैं, वह देखेंगे कि ज़्यादा लिक्विड ही अवस्था में है, लिक्विड या फिर गैसीय अवस्था में। तो चूंकि ये सूर्य से इसकी दूरी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए ये जो है अपने आप को ठोस अवस्था में स्थापित नहीं कर पाए। तो ऑटो श्मिड की परिकल्पना के आधारित जो है हम इसका पता कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो बहुत कुछ इसमें सच्चाई भी है। ये अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ की स्थापना जो है 1919 में किया गया था, और इसका जो स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो हमारे सौरमंडल में जो बहुत सारे जो छोटे पिंड हैं, बड़े पिंड हैं, उसको किस तरह से किस कैटेगरी में बांटा जाए, इसी के उद्देश्य से ये इसका स्थापना किया गया था। इसने 2006 में एक सम्मेलन प्राग में बुलाया था, और उसी सम्मेलन में जो है हम लोग ग्रहों को विभिन्न श्रेणियों में बांटे। उसमें पहला था ग्रह, दूसरी श्रेणी बौने ग्रह, और तीसरा लघु सौरमंडलीय पिंड। अब इसके बांटने के पीछे
जो है कुछ ऐसे नियम बताए गए कि कौन कौन से नियम को अगर जो सही ढंग से फॉलो करता है तो उसको ग्रह कहेंगे। तो ग्रह होने के लिए क्या, पहला ये था कि वह सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण करता हो। दूसरा था कि उसके पास पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण हो, आकार भी बड़ा हो, जिससे कि वह अपने आकार को मेंटेन रख सके। तीसरा ये था कि वह किसी दूसरे ग्रह के परिक्रमा जो पथ है उसको काटता नहीं हो। एक और था कि उसके आसपास का वायुमंडल जो है किसी भी तरह से दूसरे आकाशीय पिंडों से एकदम साफ हो, अलग हो। ये इसी के आधार पर जो है प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटाकर उसको बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। और अब जो है ग्रहों की जो संख्या है 2006 के बाद वह 8 रह गई है, जिसको हम लोग ग्रहों को 2 भागों में बांटते हैं, पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह उसको कहते हैं, या फिर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी। दूसरा बृहस्पतिये या फिर बाह्य ग्रह भी उसको कहा जाता है, जोवियन प्लैनेट। ये जो पार्थिव ग्रह हैं बुध, शुक्र, बृहस्पति, मंगल, ये सब हैं ठोस अवस्था में, और बाह्य के जो जोवियन या फिर बृहस्पतिये ग्रह हैं वो द्रव या फिर गैसीय अवस्था में है। इस पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे डिटेल में। दूसरी श्रेणी जो बौने ग्रहों की बनाई गई है उसमें कुछ का नाम दिया गया है, प्लूटो है, चेरॉन है, सेरस है, जेना 2003 UV 131। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं दोस्त लघु सौरमंडलीय पिंड। इसमें धूमकेतु या फिर पुच्छल तारा। पुच्छल तारा वो धूलकण, गैस, उसमें बर्फ का बना हुआ एक पिंड होता है जो सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिभ्रमण करती है। और जब ये सूर्य के पास से गुजरता है तो उसके गैस या फिर जो बर्फ है वह क्या होता है, पिघलने लगता है, और ये जो है लंबी पूंछ के समान उसके पीछे और दिखने लगता है, क्योंकि आगे बढ़ रहा है तो गैस पीछे छूटता है, तो वो क्या होगा, ये इस तरह से पुच्छल तारे के रूप में दिखने लगते हैं। दूसरे जो पिंड है क्षुद्र ग्रह। तो क्षुद्र ग्रह है क्या, जब हमारा सौरमंडल बन रहा था तो कुछ ऐसे छोटे पिंड थे जो किसी भी ग्रह के ग्रेविटेशनल फोर्स में नहीं आ पाए। इसी के कारण वह अपने चारों ओर, जो सूर्य के चारों ओर एक कक्षा में परिभ्रमण करने लगे, और वो उसी बेल्ट को क्या कहते हैं, एस्टेरॉयड बेल्ट या फिर क्षुद्र ग्रह। मुख्यतः ये पत्थरों का एक ग्रुप है जो कि चारों ओर भ्रमण करते रहती है। उल्का पिंड। उल्का पिंड है दोस्तों जब कुछ ऐसे आकाशीय पिंड हैं जब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में आते हैं तो यहाँ पे वायुमंडल से टकराने के कारण वह जल उठते हैं, और उसी को हम लोग मेटियोर या फिर उल्का पिंड कहते हैं। धूमकेतु के विषय में एक फैक्ट ये है कि एक धूमकेतु जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है उसका नाम है हेली धूमकेतु। वह 76 वर्षों में एक बार दिखता है, और 1986 में इससे पहले दिखा था, और 2062 में इसके बाद वो दिखेगा। अब हम जो है सौरमंडल के विभिन्न, जो हमारे सौरमंडल के विभिन्न जो ग्रह हैं उसके विषय में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सौरमंडल हम लोग जानते हैं कि हमारे सौरमंडल के केंद्र में दोस्तों सूर्य है। सूर्य के चारों ओर जो है हमारे जो ग्रह हैं वो परिभ्रमण करती है। इनकी कक्षाएं सबकी अलग अलग हैं। अगर देखा जाए तो हम पूरे जो 8 जो ग्रह हैं उसको 2 भागों में बांट दिए हैं। पहला एक आंतरिक ग्रह या फिर उसको पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है, और दूसरा टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। इसी को इंग्लिश में कहेंगे तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। और दूसरा जो पार्ट है उसको बृहस्पतिये ग्रह या फिर वाह ग्रह भी बोला जाता है। इसको हम लोग जोवियन प्लैनेट भी कहते हैं। दोनों का नेचर क्या है, हम लोगों ने देखा था कि ऑटो स्मीड एक बहुत बड़े खगोल शास्त्रीय बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने कहा था कि जो हमारे सौरमंडल का जो निर्माण हुआ था वह जो है हमारे मिल्की वे के रेडियस में जब हमारा सन यानी सूर्य आया तो इसके चारों ओर जो है जो नेबुलास थे धूल कण से भरा हुआ, वो इसके आकर्षण शक्ति में आए, और जिसके कारण जो है वह इसके चारों ओर परिभ्रमण करने लगे। अब देखते हैं कि ये जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है वो क्या है, ये ठोस अवस्था में है। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये ठोस अवस्था में है, और बाह्य ग्रह है वह या तो लिक्विड या फिर गैसीय अवस्था में है, जिसमें बृहस्पति, शनि और वरुण।
इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। अब बात करते हैं हम लोग, सबसे पहला जो प्लेनेट है जो सूर्य के नज़दीक है वह है बुध। यह जो है सूर्य के चारों ओर 88 दिन में परिभ्रमण करता है और अपने अक्ष पर 56 दिनों में 56 दिन में जो है ये पूरा अपने रेडियस के अपने एक्सिस पे चारों ओर वो घूम जाता है। इसके कुछ विशिष्ट गुण हैं जो कि हम लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमेशा आते रहता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। जैसे सबसे पहला इसका विशिष्ट गुण है चुंबकीय क्षेत्र का होना। बुध जो है इसके चारों ओर जो है चुंबकीय क्षेत्र बना हुआ होता है। दूसरी विशेषता इसकी यह है कि वायुमंडल यहाँ पे नहीं है। तीसरी अगर विशेषता बुध की बात की जाए तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा तापांतर होता है। तापांतर इसको कहते हैं जब दिन और रात के डिफरेंस जो टेम्परेचर होते हैं उसके दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो बुध के दिन का जो तापमान है वह 427 डिग्री सेल्सियस होता है तथा वहाँ की रातें काफ़ी बर्फीली होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई प्लेनेट नहीं है। ठीक है, और इन दोनों का अगर तापांतर निकालेंगे तो आप जो है लगभग 600 डिग्री सेल्सियस आता है। इसकी एक और विशेषता है कि यह जो है सबसे अधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है। बुध जो है सूर्य के चारों ओर जो है सबसे तेजी से क्या करती है, परिभ्रमण करती है। लगभग इसकी गति जो है 1,76,000 किलोमीटर पर आवर है। अब दूसरे ग्रह की बात करते हैं तो दूरी के अनुसार सूर्य के दूसरा जो ग्रह है वह शुक्र है। यह जो है अपनी परिक्रमा जो है 224.7 दिनों में ये पूरा करती है। ये अपने एक्सिस पे यानी कि घूर्णन इसकी जो है 243 दिन 243 डेज है। इसके कुछ विशेष गुण हैं जिसको हम लोग देखेंगे। यह जो है शुक्र जो है पृथ्वी के सबसे निकट है, पहली इसकी विशेषता ये हुई। दूसरा, ये सबसे चमकीला है, सबसे चमकीला तारा शुक्र है। शुक्र के विषय में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल के बादल हैं। इसके चारों ओर दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल के बादल हैं, जिसके कारण इसको जो है हम क्या बोलते हैं, वेल्ड प्लेनेट। इसे हम लोग भोर का या फिर शाम का तारा भी कहते हैं। किसको कहते हैं, भोर या शाम का तारा? वह शुक्र को। अब इसकी घनत्व, शुक्र का घनत्व, आकार और व्यास पृथ्वी के ही लगभग समान है। इसीलिए दोस्तों हम लोग इसको क्या कहते हैं, अर्थ ट्विन्स, यानी कि अर्थ की जुड़वा बहन। इसका जो कह सकते हैं घूर्णन की दिशा जो है वह पूर्व से पश्चिम है। दो ऐसे ग्रह हैं जो कि जिसका की घूर्णन जो है दिशा वह क्या है, पूर्व से पश्चिम। कौन कौन है? एक शुक्र है और दूसरा जो है वह अरुण है। ठीक है, यानी कि ये दोनों के जो है शुक्र और अरुण जो विपरीत दिशा में घूमती है, इसके कारण यहाँ पे जो सुबह होता है वह यानी कि सूर्योदय पश्चिम में होता है और सूर्यास्त जो होता है वह पूर्व में। ये इसकी विशेषताएं हैं। अब पृथ्वी की बात करते हैं। काफ़ी अगर दूरी के हिसाब से देखा जाए तो ये तीसरा प्लेनेट है पृथ्वी। यह जो है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड में जो है क्या करती है, ये अपनी जो है एक सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर लेती है। ये जो है अपने एक्सिस पे, पृथ्वी अपने एक्सिस पे 23 घंटे 56 मिनट में वो परिक्रमा घूर्णन कर लेती है। इसका पृथ्वी का एक ग्रह है। आप देखेंगे कि बुध और शुक्र का कोई ग्रह नहीं है, लेकिन पृथ्वी का एक उपग्रह है। उपग्रहों की यहाँ पे लिस्ट दी गई है। पृथ्वी का एक उपग्रह है। पृथ्वी की बात करते हैं तो ये आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। आकार में 5वां। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी बोला जाता है। अक्ष जो है, पृथ्वी की अक्ष कक्षा के सापेक्ष 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। यही कारण है कि पृथ्वी का दिन जो है बड़ा या छोटा होता है। पृथ्वी को जो है सूर्य का एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सौर
वर्ष। क्या कहते हैं? सौर वर्ष। इसकी एक और विशेषता है, ये सबसे ज़्यादा घनत्व, जितने भी जो प्लेनेट हैं हमारे, सबसे ज़्यादा घनत्व वाला जो है हमारा पृथ्वी ही है। ठीक है। पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को जो समय लगता है वो 8 मिनट और 16 सेकेंड। उसके बाद सूर्य से अधिकतम दूरी, देखिए पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमते रहती है। कभी कभी ये होता है कि पृथ्वी जो है सूर्य के काफ़ी नज़दीक चली आती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उस न्यूनतम दूरी को कहते हैं उपसौर। यानी कि उस समय पृथ्वी जो है 14.78 करोड़ किलोमीटर दूर होता है सूर्य से। कभी कभी ऐसा होता है कि परिक्रमा करते हुए सूर्य के काफ़ी दूर चला जाता है हमारी पृथ्वी, तो वैसी स्थिति में उसका एक टर्म दिया जाता है अपसौर, जिस उस समय जो है सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर होता है। हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब तीसरा, ये चौथा प्लेनेट दूरी के हिसाब से अगर सूर्य से देखा जाए तो फोर्थ प्लेनेट है मंगल, यानी इसको मार्स भी कहते हैं। परिक्रमण अवधि की बात करें, तो ये जो है 687 दिनों में ये अपना एक परिक्रमा पूरा कर लेता है सूर्य के चारों ओर। और घूर्णन गति अपने एक्सिस पे 24 घंटे 27 मिनट में क्या करती है? वो पूरा कर लेती है। ये इसकी खास विशेषता है। इसके 2 प्लेनेट हैं। इसके क्या हैं? 2 प्लेनेट, एक फोबोस और दूसरा डीमोस। क्या है? मंगल के 2 ग्रह हैं, उपग्रह हैं, जिसका नाम है फोबोस और डीमोस। इसको लाल ग्रह, मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आयरन ऑक्साइड काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। पृथ्वी के समान ही यहाँ पे ऋतु परिवर्तन होता है, क्योंकि वह जो है कक्षा तल से 25 डिग्री झुका हुआ है। इसी कारण जो है पृथ्वी के समान वहाँ पे ऋतु परिवर्तन होते हैं। ये हुआ। अब हम लोग देखेंगे कि इसका वायुमंडल कैसा है। तो वायुमंडल जो है वह मार्स का, उसमें लगभग 95% कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे देखने को मिलता है। उसके साथ साथ अन्य भी गैसें हैं, जैसे नाइट्रोजन, आर्गन, जल, वाष्प एक्सेट्रा। अब देखते हैं कि मंगल जो है हमेशा से लोगों को वहाँ के सतह के बारे में, वहाँ के वायुमंडल के बारे में जानने का हमेशा से लोगों ने प्रयास किया है। इसी का एक परिणाम था कि 1976 में वाइकिंग यान भेजा गया। उसने ये पता लगाया कि मंगल पे कोई भी जीवन की संभावना नहीं है। उसके साथ साथ अन्य भी वहाँ पे देखते हैं कि मिशन भेजे गए, जिसमें पाथफाइंडर है, उसका नाम अपॉर्चुनिटी है, जिसको कि 2004 में भेजा गया था। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, भारत ने भी मंगलयान भेजा था, जो कि हमारे लिए काफ़ी गौरव का विषय रहा है। वह जो है मंगलयान था, जो कि 15 नवंबर 2013 को भेजा गया यहाँ से, और 24 सितंबर 2014 को वह क्या हुआ? मंगल की कक्षा में लैंड कर गया। अब मंगलयान 2 की भी बात की जा रही है, जो लगभग 2024 में इसको भेजने की उम्मीद है। इसके साथ साथ हाल ही में देखते हैं कि मंगलयान से संबंधित होप मिशन भेजा गया यूएई द्वारा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जो कि काफ़ी लेटेस्ट है, जो कि एग्ज़ाम में पूछने की काफ़ी ज़्यादा संभावना बनी रहती है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे और इनर प्लेनेट यानी टेरेस्ट्रियल प्लेनेट की हम लोग बात कर लिए। अब देखेंगे कि उसके बाद जो है बाह्य ग्रह, जिसको कि जोवियन प्लेनेट भी कहा जाता है, इन दोनों के बीच में विभाजन रेखा का एक काम करती है क्षुद्र ग्रह, जिसको हम लोग कहते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये क्षुद्र ग्रह की एक बेल्ट है, जो सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिभ्रमण करती है। ये है क्या एक्चुअली? ये है वैसे पत्थरों का समूह है, जो कि जब ये प्लेनेट बन रहे थे तो किसी भी प्लेनेट के अंदर में जो है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो आ नहीं पाए। इस कारण वह स्वतंत्र अवस्था में घूमते रहते हैं, जिसको कि हम लोग एस्टेरॉयड बेल्ट भी कहते हैं। ये हुआ। अब हम लोग आउटर प्लेनेट यानी कि बाह्य ग्रह या फिर जोवियन ग्रह भी कहा जाता है, जो कि पूरी तरह से गैसीय या फिर तरल अवस्था में बनी हुई है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहला जो आता है बृहस्पति, वह जो है परिक्रमण सूर्य की 11.86 वर्ष में करता है, और यह अपने अक्ष पर
9 घंटे 50 मिनट और 30 सेकेंड में अपना एक्सिस पे चारों ओर घूम जाता है। अब देखेंगे कि इसकी उपग्रहों की जो संख्या है 79 है, 79 है। अब यह इसकी कुछ खास विशेषताएं हैं। यह पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे भारी ग्रह है बृहस्पति, गैस एवं द्रव का गोला है। यहाँ पे कोई ठोस धरातल आपको नहीं देखने को मिला, क्योंकि बताएं ही गैस और द्रव अवस्था में पाई जाती है। उसके साथ साथ अन्य गैस हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन और हीलियम ये सब भरे पड़े हैं। बृहस्पति की अगर सतह का तापमान देखा जाए तो -108 डिग्री सेल्सियस होता है और उसका आंतरिक तापमान जो होता है लगभग 25,000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। इसकी एक और विशेषता है, इसका एक उपग्रह है गैनीमीड, जो बृहस्पति ही नहीं बल्कि पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। उसका क्या नाम है? गैनीमीड। अन्य उपग्रहों की बात की जाए तो इसमें यूरोपा, कैलिस्टो, अल्मथिया एक्सेट्रा ये सब है। एक यहाँ पे यान भेजा गया था उसके वायुमंडल को पता करने के लिए, किस तरह की है, पायनियर। इसने ये पता लगाया कि आप बृहस्पति के चारों ओर जो है आप देखेंगे तो धब्बे दिखते हैं, ठीक है, लाल धब्बे। तो एक्चुअली है क्या नहीं हम लोगों को पता नहीं था। तो इसने ये बताया था कि वो धब्बा जो है एक्चुअली वहाँ पे चक्रवात आते रहते हैं, विशाल बादलों का चक्रवात, जिसके कारण जो है वह लाल धब्बे के जैसा दिखता है। ये इसकी कुछ खास विशेषताएं हैं। अब बात करते हैं दोस्तों शनि की। तो शनि अपने चारों ओर जो है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण जो है 30 वर्षों में करती है और ये अपने एक्सिस पे 10 घंटे और 14 मिनट में पूरा क्या कर लेता है, घूम लेता है। अब जो है इसके उपग्रह की संख्या 82 है। बहुत समय से हम लोग पढ़ रहे थे कि उपग्रहों की संख्या के मामले में जो है सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके थे, बृहस्पति के। लेकिन हाल ही में जो खोज हुई है जिसके कारण अब जो है शनि के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह है। किसके पास? शनि के पास, जिसकी संख्या 82 हो गई है, 82 हो गई है। अब उसके बाद देखते हैं शनि की कुछ खास विशेषताएं हैं। ये पूरे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे कम घनत्व है शनि का। अगर इसको पानी में आप डालेंगे, बहुत बड़ा पानी अगर समुद्र से भी बड़ा, उसके यानी कि शनि से बड़ा कोई समुद्र हो तो वो क्या होगा, पानी में तैरने लगेगा, वो डूबेगा नहीं, इतना कम घनत्व है, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह। उसके साथ द्रव गैस का बना हुआ है, इसमें जो है हाइड्रोजन और हीलियम मुख्य रूप से है, ठीक है। शनि की एक और खास विशेषता ये है कि इसके चारों ओर वलय पाए जाते हैं, रिंग्स पाए जाते हैं, जिसकी संख्या क्या है, 10 बताई गई है। यह हीम जो उसकी वलय है, यह हीम और हीम आवृत धूल से निर्मित, क्या चीज से, हीम और हीम आवृत धूल से बना हुआ है उसका रिंग यानी कि वलय। शनि का सबसे बड़ा और सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। शनि का सबसे बड़ा लेकिन सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह ये टाइटन है। यह एकमात्र ऐसा उपग्रह है जहां घना वायुमंडल है। उसके साथ साथ अब देखते हैं अरुण की बात करें तो यह सूर्य के चारों ओर जो है 84 दिनों में अपनी परिक्रमा करती है और अपने एक्सिस पे 10 घंटे और 25 मिनट में ये पूरा चक्कर लगा लेती है। इसके उपग्रहों की संख्या की बात की जाए तो ये टोटल 27 है। इसके कुछ खास विशेषताएं हैं। यह जो है अरुण क्या है, यूरेनस भी बोला जाता है, उसका ये तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है आकार के अनुसार देखा जाए तो। ये अपनी धुरी पे क्या 90 डिग्री झुका हुआ है, 90 डिग्री के लगभग ये झुका होने के कारण क्या है, इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह, ठीक है दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं, लेटा हुआ ग्रह। शनि की तरह जो है इसके भी, अरुण के भी चारों ओर, शनि की तरह अरुण के भी चारों ओर वलय पाए जाते हैं, ठीक है। और यह भी जो है अपनी अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूर्णन करती है, जिसके कारण जो है इस यहाँ पे सूर्य जो है अरुण पे यानी यूरेनस पे
पश्चिम सूर्य उदय होता है और सूर्यास्त पूर्व में। अन्य ग्रहों की अपेक्षा ये उल्टा होता है। इसके साथ साथ और भी अगर देखेंगे तो इसमें जो है ये अरुण जो है उसकी वायुमंडल मेथेन की प्रधानता है CH4। उसके साथ साथ हाइड्रोजन और हीलियम भी देखने को मिलते हैं। इसका सबसे बड़ा उपग्रह जो है टाइटेनिया है। अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। अन्य में देखेंगे एरियल भी उसका एक उपग्रह है और मिरांडा भी। अब सबसे लास्ट हमारे सोलर सिस्टम का सबसे लास्ट जो ग्रह की बात करते हैं तो वह है वरुण, जिसको कि नेपच्यून भी बोला जाता है। यह जो है सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण जो है 164.8 वर्ष में पूरा कर लेती है। और अपने एक्सिस की बात की जाए तो यह 16 घंटे में अपनी एक्सिस के चारों ओर ये घूम लेती है। इसके उपग्रहों की संख्या की बात की जाए तो 14 है टोटल, 14। अरुण और शनि की तरह वरुण के चारों ओर भी वलय पाए जाते हैं। देखिएगा तो वलयों की संख्या जो है इसकी 5 है। तो कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं जिसके चारों ओर वलय पाया जाता है? तो पहला शनि, उसके साथ साथ अरुण और उसके साथ साथ वरुण यानी सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये तीनों के वलय पाए जाते हैं। यह हरे रंग का ग्रह है। हमेशा एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है कि ये इसका हरे रंग का ग्रह कौन है, तो आप कहेंगे वरुण है। इसके चारों ओर अति शीतल एकदम ठंडा मेथेन पाया जाता है, जो कि हम बताए भी थे कि ये जो है सारे जो आउटर प्लेनेट यानी जोवियन प्लेनेट है वह क्या है, बृहस्पति, और ये सारी जो प्लेनेट है वह गैस या फिर द्रवीय अवस्था में है। जो हमारे जो सौरमंडलीय ग्रह है उसको बढ़ते क्रम में देखते हैं। तो सबसे कम जो उपग्रह वाला ग्रह है वो पृथ्वी, उसका सिर्फ एक ही उपग्रह है। मंगल के 2 हैं, वरुण के 14 हैं और अरुण के 27 और बृहस्पति के 79 यानी 79 और शनि के 82 82। यानी कि इससे पहले जो है बृहस्पति के उपग्रह ज़्यादा होता था, लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो नए जो और शनि के उपग्रह खोजे गए हैं जिसके कारण सबसे ज़्यादा उपग्रहों वाला कौन सा ग्रह है, वह शनि है और सबसे कम पृथ्वी, क्योंकि इसका एक ही उपग्रह है। आकार के अनुसार अगर हम अपने सौरमंडलीय जो हमारे सौरमंडल के जो ग्रह हैं उसको बांटेंगे अगर, तो देखेंगे बढ़ते क्रम में तो सबसे छोटा बुध है, उसके बाद मंगल, उसके बाद सबसे छोटा कौन है, बुध है, इससे बुध से बड़ा मंगल, उससे बड़ा शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, वरुण, अरुण, शनि और बृहस्पति। बृहस्पति जो क्या है सबसे बड़ा है ग्रह और बुध सबसे छोटा। घनत्व के आधार पर अगर देखा जाए तो सबसे कम घनत्व जो है वह शनि का कम है, क्योंकि अगर इसको आप पानी में डालेंगे तो क्या होगा, ये पानी में तैरने लगेगा। और सबसे अधिक जो घनत्व वाला ग्रह है वो हमारा पृथ्वी है दोस्तों। इसको आप देख सकते हैं, एग्जामिनेशन में हमेशा पूछ लिया करते हैं। तो ये हुआ। अब परिक्रमण वेग के अनुसार अगर पूरे ग्रहों की बात की जाए तो उसकी परिक्रमण वेग जो है सबसे अधिक वरुण की है और सबसे कम परिक्रमण वेग जो है बुध का है। अगर सूर्य से दूरी के अनुसार देखा जाए तो सबसे पहले बुध आता है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। बुध जो है सूर्य के सबसे नज़दीक है और सूर्य से सबसे दूरी में वरुण है। तो ये जो है पूरे सौरमंडल का हम लोगों ने जाना और पूरा जो इसका क्या क्या नेचर है, क्या क्या इसमें चीज़ें हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़रूरी थे। मैंने एक पूरा कंप्लीट वीडियो इस पे आपके लिए लाया था और इसी तरह के वीडियो सभी सब्जेक्ट पे आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी और इस चैनल पे। और क्या कीजिए कि आप अपना इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही नया लेटेस्ट वीडियो हम डालते हैं तो आपको क्या होगा, वो जल्दी से मिल जाएगा।